हाँ तो दोस्तों, अपन ने पिछली क्लास में राष्ट्रीय आय क्या होती है, राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली क्या है, राष्ट्रीय आय को मेज़र कौन करता है, इसके डेटा कौन रिलीज़ करता है, सबसे पहले भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य किसने किया, सिस्टेमेटिक तरीके से राष्ट्रीय आय को किसने मापा, राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब हुआ, CSO क्या काम करता है, वर्तमान में राष्ट्रीय आय को कौन नापता है, राष्ट्रीय आय की अवधारणा और आधार वर्ष में क्या परिवर्तन हुए, और स्टॉक प्रवाह में क्या अंतर है, भारत के सामान्य निवासी और भारत के गैर निवासी किसे कहा जाए, भारत की घरेलू सीमा कौन सी होगी, किसे हम घरेलू सीमा में सम्मिलित करते हैं। ये सारी बातें अपन ने पहले वाली क्लास में करी थी। आज इससे आगे का पोर्शन है कि अंतिम और मध्यवर्ती वस्तुएं क्या होती है, कारक और हस्तांतरण आय क्या होती है, फ्लो क्या होता है, मॉनिटरी फ्लो क्या है, रियल फ्लो क्या है, और नेशनल इनकम के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्या है, इसका फॉर्मूलेशन कैसे होता है। इन सारी चीज़ों की स्टडी आज की क्लास के अंदर अपन करेंगे। सबसे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अब टॉपिक शुरू करते हैं अपन, नेशनल इनकम। सबसे पहले देखिएगा कि अंतिम और मध्यवर्ती वस्तुएं क्या होती हैं। देखिएगा यहाँ पे किसे अपन मध्यवर्ती वस्तु कहें और किसे अपन अंतिम वस्तु कहें, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, इसकी स्टडी अभी करेंगे अपन। देखिएगा, नाम से ही क्लियर है कि अंतिम रूप से जिसका उपयोग करते हैं वो अंतिम होती है और जो उपयोग के लिए तैयार नहीं है वो मध्यवर्ती है। इसको और अच्छे तरीके से अपन डिटेल में देखें तो मध्यवर्ती वस्तुएं कौन सी कहलाएगी। तो मध्यवर्ती वस्तुएं वे वस्तुएं हैं, दो चीज़ें ध्यान रखनी है यहाँ पे आपको, कि मध्यवर्ती वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिन्होंने उत्पादन की सीमा रेखा को पार नहीं किया है, अभी ये प्रोसेस्ड नहीं है, अंडर प्रोसेसिंग है। तो जिनकी प्रोसेसिंग पूरी नहीं हुई है उन्हें अपन क्या कहेंगे, इंटरमीडिएट गुड्स कहेंगे। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी, दूसरी विशेषता है कि वे वस्तुएं जो अंतिम रूप से प्रयोगकर्ता के लिए उपयोग हेतु तैयार नहीं हैं उन्हें अपन मध्यवर्ती वस्तुएं कहेंगे। तो दो बातें ध्यान रखनी है कि ऐसी वस्तुएं जिन्होंने उत्पादन की सीमा रेखा को पार नहीं किया है और जो उपयोगकर्ता के लिए उपयोग हेतु तैयार नहीं है उन्हें हम मध्यवर्ती वस्तुएं कहेंगे। इसके विपरीत अंतिम वस्तुएं किसे कहें, तो देखिएगा, ऐसी वस्तुएं जिन्होंने उत्पादन की सीमा रेखा को पार कर लिया है वो प्रोसेस्ड हैं, उनकी प्रोसेसिंग बाकी नहीं है और मार्केट में वो यूज़र्स के लिए रेडी है, यूज़ आराम से उसका कर सकते हैं यूज़र्स, तो मार्केट में यूज़ के लिए रेडी है। डिफरेंस क्लियर है कि किसे हम इंटरमीडिएट कहें और किसे हम फाइनल कहें। अब देखिएगा कि इंटरमीडिएट गुड का कोई एक एग्जाम्पल बताइए। तो जैसे अपन कहते हैं कि कोई कारपेंटर है, कुर्सी बनाने के लिए उसने इमारती लकड़ी किसी विक्रेता से खरीदी। क्या खरीदी, इमारती लकड़ी खरीदी, क्या बनाने के लिए, चेयर बनाने के लिए। तो चेयर बनाने के लिए जो लकड़ी खरीदी और वो लकड़ी है वो उस बढ़ई के लिए क्या हो गया, क्या हुई, इंटरमीडिएट गुड्स हो गई। क्यों, क्योंकि वो जो इमारती लकड़ी है वो फाइनल गुड्स नहीं है, क्योंकि उससे क्या बनाया जाना है,
चेयर बनाई जानी है। इस कारण से वो जो लकड़ी है वो लकड़ी मध्यवर्ती वस्तु हो जाएगी। यदि ये चेयर मार्केट में ये किसी दूसरे सेलर को बेचता है और सेलर इस पे और अपनी कमाई को ऐड करके वो बेचने के लिए रेडी करता है मार्केट में, तब ये उस सेलर के लिए भी इंटरमीडिएट गुड्स बन जाएगी। यदि फाइनली मार्केट में रेडी है कोई गुड्स और बिक्री के लिए तैयार है, तो वो जैसे चेयर बिक्री के लिए रेडी पड़ी हुई है मार्केट के अंदर, तो उसे अपन क्या कहेंगे? अंतिम वस्तु कहेंगे। अब हम ये देखते हैं कि अंतिम वस्तुएं भी दो प्रकार की होती हैं। अंतिम वस्तुओं को हम दो भागों में बांट सकते हैं, इसको अपन दो भागों में बाइफरकेट कर सकते हैं। पहली तो होती है फाइनल कंज्यूमर गुड्स, एक तो कौन सी गुड्स हो गई? कंज्यूमर गुड्स हो गई, और दूसरी हो जाएगी फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। दो प्रकार की हो गई, एक तो अंतिम उपभोक्ता वस्तुएं, दूसरी हो गई अंतिम उत्पादक वस्तुएं। इसमें क्या डिफरेंस होता है ये देखिएगा कि पहला देखें अपन कि अंतिम उपभोक्ता वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जो अपने अंतिम प्रयोगकर्ता के उपयोग के लिए तैयार होती हैं और उपभोक्ता उनके अंतिम प्रयोगकर्ता होते हैं। बहुत ही सिंपल सी बात है, जिनके फाइनल यूज़र्स कौन हो? कंज्यूमर हो, तो उसे तो कहेंगे फाइनल कंज्यूमर गुड। जिनके फाइनल यूज़र यदि प्रोड्यूसर हो तो उसे अपन कहेंगे फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। जैसे फाइनल कंज्यूमर गुड का कोई एग्जाम्पल देना हो तो अपन दे सकते हैं, जैसे डबल रोटी की बात करें जो खाने के लिए रेडी है, फाइनल यूजेस के लिए रेडी है, या अपन मक्खन की बात कर लें, अपन घी की बात कर लें, जो अपन यूज़ करने के लिए अपने लिए रेडी है मार्केट में, वो हो जाएगी कंज्यूमर गुड। कौन सी? फाइनल कंज्यूमर गुड हो जाएगी। लेकिन फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स किसे कहें? जैसे जो गुड प्रोड्यूसर के लिए रेडी है, यूज़ के लिए रेडी है, और वो क्या काम करेगा? उससे प्रोडक्शन का काम करेगा। जैसे अपन ट्रैक्टर को ले लें, हार्वेस्टर को ले लें, तो ये प्रोडक्शन प्रोसेस में काम आने वाली चीज़ें हैं, तो उसे अपन क्या कहेंगे? फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स कहेंगे। क्लियर है यहाँ तक? अंतिम वस्तुएं किसे कहें और मध्यवर्ती वस्तुएं किसे कहें, और मैं थोड़ा इसको डिटेल में बता दूं आपको। नंबर 1 कि एक लेखा वर्ष, अपन ने पढ़ा था पहले अकाउंट ईयर क्या होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। एक लेखा वर्ष की अवधि में वस्तुओं का उपयोग यदि अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए कच्चे माल में किया जाता है, कच्चे माल के रूप में किया जाता है, तो वो हो जाएगी मध्यवर्ती वस्तुएं। यदि कच्चे माल के रूप में नहीं किया जाए तो वो हो जाएगी फाइनल गुड्स। दूसरा देखिए, यदि फर्म के द्वारा लाभ प्राप्त करने के लिए इन वस्तुओं की पुनः बिक्री की जा सकती है, तो कौन सी वस्तुओं की पुनः बिक्री कर सकते हैं अपन? मध्यवर्ती वस्तुओं की। जैसे लकड़ी से चेयर को फिर अपन ने किसी सेलर को बेचा, उसने फिर उस पे अपनी कमाई को ऐड करके कंज्यूमर्स को बेचना शुरू किया, तो ये क्या हो जाएगा? एक प्रोसेस चलेगा। इसके अंदर जब तक मार्केट में फाइनली रेडी नहीं होती है कोई गुड्स, तब तक वो इंटरमीडिएट गुड्स ही रहेगी। लेकिन जिसकी पुनः बिक्री नहीं होती है, फाइनली यूज़र्स के लिए रेडी हो जाती है, तो उसे अपन कहेंगे फाइनल गुड्स। आगे ये बात तो कर ही लिए, दो बातें तो, कि जिन्होंने उत्पादन की सीमा रेखा को पार नहीं किया है वो तो मध्यवर्ती वस्तुएं हैं, और जिन्होंने उत्पादन की सीमा रेखा को पार कर लिया है वो हो जाएगी अंतिम वस्तुएं। जो उपभोक्ता या प्रयोगकर्ता के लिए तैयार नहीं है, उपयोग के लिए तैयार नहीं है, तो मध्यवर्ती है, और उपयोग के लिए तैयार है तो अंतिम है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट, कारक और हस्तांतरण आय में क्या अंतर है? फैक्टर इनकम और
ट्रांसफ़र इनकम में क्या डिफरेंस होता है। अच्छे तरीके से समझिएगा, किसको अपन फैक्टर इनकम कहें और किसको अपन ट्रांसफ़र इनकम कहें। सबसे पहले अपन समझते हैं फैक्टर इनकम। नाम से ही क्लियर है, अपन ने पढ़ा था फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कितने हैं अपन ने पढ़े जनरली 5, भूमि, श्रम, पूंजी, साहस और संगठन। और संगठन को उद्यम वृत्ति के साथ में भी लिंक कर दिया जाता है। इस कारण से कभी कभार अपन पढ़ते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 4। अब कारक आय क्या है, मैं एक एरो बना रहा हूँ, देखिएगा। कुछ देंगे तो कुछ मिलेगा, ठीक है। कुछ देंगे तो कुछ मिलेगा, इसको अपन कहेंगे कारक आय। और यदि बिना कुछ दिए यदि हमको मिल रहा है तो उसे अपन कहेंगे हस्तांतरण आय, ट्रांसफ़र इनकम। ध्यान दीजिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। बिना कुछ दिए मिलता है, वन साइडेड इनकम है, देन वो ट्रांसफ़र इनकम होगी। और कुछ देंगे तब कुछ मिलता है, टू साइडेड इनकम है, ये दोनों तरफ एरो है। कुछ देंगे तो कुछ मिलेगा, ये टू साइडेड इनकम है। कुछ देंगे तो कुछ मिलेगा, तो उसे अपन फैक्टर इनकम कहेंगे। लेकिन यदि एक तरफा आय है कि बिना कुछ दिए, बिना किसी सेवा के प्रतिफल की प्राप्ति होती है या आय प्राप्त होती है, तो ऐसी आय को हम ट्रांसफ़र इनकम कहेंगे। क्लियर है। अब देखिएगा, क्या हम देते हैं और क्या हमें मिलता है। जैसे हमारे पास भूमि है और भूमि का उपयोग करते हैं, तो उस उपयोग के बदले में हमें क्या मिलता है, रेंट मिलता है। श्रम का उपयोग करते हैं तो श्रम की सेवा के बदले हमें क्या मिलता है, वेजेस मिलते हैं, मजदूरी मिलती है। कैपिटल का यूजेस किया जाएगा तो उसकी सर्विस के बदले हमें क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, ब्याज मिलेगा। उद्यम वृत्ति है, जो एंटरप्रेन्योर है, जो साहसी है, उसको उसकी सेवा के बदले लाभ की प्राप्ति होगी। क्लियर है। मतलब फैक्टर यदि काम करेंगे तो उनके काम, उनकी सेवा के बदले ही प्रतिफल की प्राप्ति होगी। मतलब कुछ देंगे तभी कुछ प्राप्त होता है, तो उसे अपन कारक आय कहेंगे। दो तरफा, एक तरफा नहीं, दो तरफा है। कुछ देंगे तो कुछ मिलेगा, तो इसको तो अपन कहेंगे कारक आय। एक होती है ट्रांसफ़र इनकम, एक तरफा प्यार वाली बात है, ये वन साइडेड लव है, ये वन साइडेड होती है। पहली बात तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि वन साइडेड इनकम कौन सी होती है, क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका आंसर होगा ट्रांसफ़र इनकम। अब ये बिना किसी सेवा के प्रयोग के मिलती है। आपने कोई भी सेवा नहीं करी, कोई भी काम नहीं किया, फिर भी आपको पुरस्कार के स्वरूप ये राशि प्राप्त होती है, तो इसे अपन कहेंगे ट्रांसफ़र इनकम। जैसे देखिएगा, कोई दान मिला, अनुदान, सब्सिडी मिली, स्कॉलरशिप मिलती है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस मिलते हैं, बेरोजगारी भत्ता मिलता है, वृद्धावस्था पेंशन मिलती है। क्या ये लोग कुछ काम करते हैं उसके बदले मिल रहा है? तो नहीं। इन्हें बिना किसी काम के, इनकी बिना किसी सर्विसेज के ही इनको ये सारे फायदे मिलते हैं। जैसे अपन स्कॉलरशिप भी देख सकते हैं, बेरोजगारी भत्ता देख सकते हैं, और वृद्धावस्था पेंशन देख सकते हैं, या ग्रांट्स सब्सिडीज़ को देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आएगी, ट्रांसफ़र इनकम में। अब क्वेश्चन ये होगा कि हम नेशनल इनकम के अंदर किसको सम्मिलित करें। क्या हम फैक्टर इनकम को नेशनल इनकम में लें, या ट्रांसफ़र इनकम को लें, या फिर दोनों को लें? तो उस समय आपका आंसर होगा कि हम नेशनल इनकम के अंतर्गत सिर्फ एक ही प्रकार की आय को सम्मिलित करते हैं, और वो करते हैं फैक्टर इनकम। यही कारण है कि हम नेशनल इनकम को क्या कहते हैं, NNP@FC। FC का मतलब होता है फैक्टर कोस्ट, फैक्टर की कोस्ट, फैक्टर की इनकम को ही इसके अंदर सम्मिलित किया जाता है। तो फैक्टर का मतलब होता है ये फैक्टर इनकम।
इस कारण से हम कहेंगे कि नेशनल इनकम में सिर्फ कारक आय को जोड़ा जाता है, न कि हस्तांतरण आय को। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं कि फ्लो क्या होता है। अब फ्लो देखिएगा आप, दो टाइप के फ्लो होते हैं। अपन वैसे यहाँ पे जनरली टू सेक्टर इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो टू सेक्टर में अपन ने एक सेक्टर ये हाउस होल्ड लिया है और सेकंड सेक्टर अपन ने बिजनेस सेक्टर लिया है। फ्लो जनरली ये जो फ्लो है वो नेशनल इनकम का फ्लो है, द सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। तो ये जो चक्रीय प्रवाह है इसको अपन टू सेक्टर के अंदर दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होता है मॉनिटरी और दूसरा होता है रियल। दो टाइप के फ्लो होते हैं। मौद्रिक प्रवाह किसको कहें और वास्तविक प्रवाह किसको कहें? पहला अपन देखते हैं कि मौद्रिक प्रवाह क्या होता है। देखिएगा, मौद्रिक प्रवाह का मतलब क्या होता है। दो चीज़ें हैं, पारिवारिक क्षेत्र है और व्यावसायिक क्षेत्र है। पारिवारिक क्षेत्र के पास में क्या होता है? उत्पादन के साधन। और व्यावसायिक क्षेत्र के पास में क्या होता है? वस्तुएं सेवाएं। दोनों के पास में रियल फॉर्म में देखें तो ये उत्पादन के साधन रख रहा है, ये वस्तुएं रख रहा है। अब मौद्रिक रूप में देखें तो देखिएगा, मैं पहले आपको रियल समझा दूं ताकि क्लियर हो जाएगा। पहले रियल फ्लो को समझ लीजिए आप। रियल फ्लो में क्या होता है कि पारिवारिक क्षेत्र और व्यावसायिक क्षेत्र, पारिवारिक क्षेत्र से क्या जाएगा? उत्पादन के साधन काम करने कहाँ जाएंगे? व्यावसायिक क्षेत्र की तरफ। फर्म को पारिवारिक क्षेत्र के द्वारा दी गई कारक सेवाएं, मतलब उत्पादन के साधन, उत्पादन के कारक, जो कारक या साधन एक ही बात होती है, तो ये कारक कहाँ जाएंगे अपनी सर्विसेज देने के लिए? बिजनेस सेक्टर की तरफ। बिजनेस सेक्टर से रियल फॉर्म में, मतलब हम वस्तुओं और सेवाओं और साधनों की बात कर रहे हैं, या मनी नहीं आएगी क्योंकि ये कौन सा फ्लो है? रियल फ्लो है। तो रियल फ्लो में मनी की बात नहीं करेंगे। क्लियर है यहाँ तक कि रियल फ्लो में मनी की बात नहीं की जाएगी। तो देखिए, अब व्यावसायिक क्षेत्र से क्या जाएगा? व्यावसायिक क्षेत्र से वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह इधर से इधर होगा, वस्तुएं जाएगी। क्लियर है? यहाँ से यहाँ उत्पादन के साधन गए और यहाँ से वस्तुएं गई। अब यहाँ से यहाँ उत्पादन के साधन गए तो उन उत्पादन के साधनों को कुछ पेमेंट मिलेगा। यहाँ से यहाँ वस्तुएं गई तो इनको भी कुछ पेमेंट मिलेगा। तो उस पेमेंट की बात करते हैं अपन मॉनिटरी फ्लो में। पारिवारिक क्षेत्र से क्या गया था? इधर उत्पादन के साधन गए थे पहले, तो उत्पादन के साधनों के बदले उनको क्या मिला? उन कारकों की सेवाओं के बदले भुगतान मिला, पेमेंट मिला, प्रतिफल मिला। उनकी सेवाओं का प्रतिफल मिला। किसकी सेवाओं का? कारकों की सेवाओं का प्रतिफल मिला। किसको मिला? पारिवारिक क्षेत्र को मिला। तो यहाँ से यहाँ मुद्रा गई। फिर अपन ने कहा था कि व्यावसायिक क्षेत्र से पारिवारिक क्षेत्र में वस्तुएं जाती है, तो वस्तुएं खरीदेंगे लोग पारिवारिक क्षेत्र वाले, तो उसके बदले में क्या देंगे? इनको पेमेंट देंगे। इनको पेमेंट देंगे, इसका मतलब वस्तुओं की खरीद पर किया गया व्यय वो किसको प्राप्त होगा? वो प्राप्त होगा व्यावसायिक क्षेत्र को। दोनों फ्लो क्लियर होंगे कि किसे अपन मौद्रिक प्रवाह कहें। मौद्रिक प्रवाह में सिर्फ मुद्रा की बात करेंगे और रियल फ्लो के अंदर अपन मुद्रा की बात न करके वस्तु, सेवा और साधनों की बात करेंगे। आगे देखिएगा, राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं क्या इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स है उसको समझेंगे। यदि आप कॉपी पेन लेके नहीं बैठे हैं तो आप कॉपी पेन ले लें। यदि आपको ये तीन कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे तो जितने सारे फॉर्मूलाज बनते हैं वो इन तीन कॉन्सेप्ट से ही बनते हैं। तो आप इसको नोट डाउन करते रहिएगा। पहला कॉन्सेप्ट, पहला बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? सकल और शुद्ध। सकल का मतलब होता है ग्रॉस, जिसे अपन जी कहें, और शुद्ध को अपन कहें नेट। दो टर्म्स पढ़नी है अपने को, जी और एन।
देखिएगा, सकल व शुद्ध में अंतर कितना होता है? डेप्रिसिएशन के बराबर। प्रश्न पूछा जा सकता है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं कि सकल व शुद्ध में अंतर किसके बराबर होता है? तो आंसर होगा डेप्रिसिएशन के बराबर, मूल्यह्रास के बराबर। अब देखिए, ये है ग्रॉस, ये है नेट। सिंपल से एग्जाम्पल से बता दूं मैं आपको, जैसे गेहूं की एक बोरी है, 1 क्विंटल गेहूं है हमारे पास में, जैसे ही थ्रेसर से निकले और तुरंत अपन लेके घर पे आए हैं। हम कहते हैं कि ग्रॉस कितने गेहूं हैं? 1 क्विंटल है। कितने हैं? 1 क्विंटल, मतलब 100 केजी है। क्या ये नेट है? तो हम कहेंगे नहीं, ये नेट नहीं है, ये ग्रॉस है। फिर इसकी सफाई करेंगे। सफाई करने के बाद में कुछ वेस्ट मटेरियल निकलेगा, कचरा निकलेगा। उस कचरे को क्या करेंगे? इन 100 किलो में से माइनस किया, माना कि वो कचरा निकला 5 किलो। यदि 5 किलो कचरा निकला तो नेट हमारे पास में गेहूं कितने बचे? 95 किलो। तो नेट कितना हो गया? 95 केजी। ग्रॉस कितना था? 100 केजी। और नेट कितना है? 95 केजी। इसका मतलब हमने क्या किया? 5 किलो जो कचरा था उसको हमने ग्रॉस में से माइनस किया। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि ग्रॉस बड़ा होता है, नेट छोटा होता है। फिट कर लीजिए ये आप, बड़ा कौन है? ग्रॉस। छोटा कौन है? नेट। यदि हमको ग्रॉस ज्ञात करना है तो क्या करेंगे? नेट में कुछ जोड़ेंगे। बड़ा है, छोटा, बड़ा ज्ञात करना है किससे? छोटे से। छोटा क्या है? n से ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे हम? छोटे को बड़ा करने के लिए कुछ जोड़ेंगे। किसको जोड़ेंगे? डेप्रिसिएशन को जोड़ेंगे। तो ग्रॉस बराबर नेट प्लस डेप्रिसिएशन। यदि हमको नेट ज्ञात करना है तो क्या करेंगे? नेट बराबर ग्रॉस, मतलब नेट छोटा है, छोटा ज्ञात करना है। और किससे ज्ञात कर रहे हैं? बड़े से ज्ञात कर रहे हैं। तो बड़े में से कुछ घटा दें, तो नेट बराबर ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। तो इससे हमें क्या ज्ञात हो जाएगा? नेट ज्ञात हो जाएगा। क्लियर है आपको? ग्रॉस बड़ा होता है, नेट छोटा होता है। और छोटा ज्ञात करना है तो बड़े में से कुछ घटाएंगे, और बड़ा ज्ञात करना है तो छोटे में कुछ ऐड करेंगे। और क्या ऐड करेंगे और क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? तो वो ऐड और सब्ट्रैक्ट करने वाली चीज़ है डेप्रिसिएशन। क्लियर यहाँ तक ग्रॉस और नेट का कॉन्सेप्ट। आगे देखिएगा कि डोमेस्टिक और नेशनल में क्या डिफरेंस है। किसे हम डी कहें और किसे हम एन कहें। ध्यान देना, वहाँ भी एन कहा और यहाँ भी एन कह रहे हैं, लेकिन जब भी सूत्र बोलते हैं अपन GDP, GNP, तो बीच में जो एन आता है वो नेशनल होता है। यदि सूत्र में आगे ही एन आता है, जैसे NNP, 2 बार एन आ गया, फर्स्ट वाला एन किसको इंडिकेट करेगा? नेट को। और सेकेंड वाला एन किसको इंडिकेट करेगा? नेशनल को। तो ध्यान रखिएगा, फर्स्ट में जो आता है वो नेट होगा, सेकेंड में जो आता है वो नेशनल होगा। जैसे GNP तो ग्रॉस नेट नहीं है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है। हाँ, देखिएगा कि डोमेस्टिक और नेशनल में क्या डिफरेंस होता है। तो घरेलू व राष्ट्रीय में अंतर किसके बराबर होता है? NFIA के बराबर। किसके बराबर होता है? NFIA के बराबर। NFIA की फुल फॉर्म लिख लीजिए आप, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। विदेशों से प्राप्त होने वाली शुद्ध साधन आय को NFIA कहा जाता है। अब देखिए, यहाँ भी हमको बड़ा और छोटा ध्यान रखना है। पहले वाले में मैंने कहा ग्रॉस बड़ा होता है, नेट छोटा होता है। यहाँ देखिए, घर छोटा होता है, राष्ट्र बड़ा होता है। तो ये तो हो गया बड़ा और ये हो गया छोटा। क्या करेंगे? पहले तो हमको डिफरेंस पता हो गया, जैसे ग्रॉस नेट में अंतर डेप्रिसिएशन, वैसे ही वैसे घरेलू और राष्ट्रीय मतलब डोमेस्टिक और नेशनल में अंतर किसके बराबर? NFIA के बराबर। तो जो भी प्लस माइनस करेंगे वो किसको करेंगे? NFIA को करेंगे। फर्स्ट देखिए, जैसे
डोमेस्टिक से अपने को फाइंड करना है नेशनल। किससे ज्ञात करना है? डोमेस्टिक से। डोमेस्टिक छोटा है, छोटे को हमको क्या करना है? बड़ा करना है। तो हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। किसको प्लस करेंगे? NFIA को प्लस करेंगे। NFIA को प्लस करेंगे। यदि हमको नेशनल से क्या ज्ञात करना है? डोमेस्टिक ज्ञात करना है। नेशनल बड़ा है, डोमेस्टिक छोटा है, तो बड़े से हमको छोटे पे जाना है, तो बड़े को छोटा करना है तो कोई ना कोई चीज़ माइनस करनी पड़ेगी। किसको माइनस करेंगे? NFIA को माइनस करेंगे। क्लियर यहाँ तक कि डोमेस्टिक से नेशनल फाइंड करना है तो जोड़ेंगे NFIA को, और नेशनल से डोमेस्टिक फाइंड करना है तो NFIA को माइनस करेंगे। नीचे लिखा हुआ है कि विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधनाएँ कहते किसको हैं? नोट लगा रखा है मैंने कि शेष विश्व से प्राप्त शुद्ध साधनाएँ, हमको विदेशों से क्या मिल रहा है और हमारे यहाँ से विदेशी लोगों को क्या मिल रहा है, उन दोनों को माइनस करेंगे और जो डेटा आएगा वो आता है NFIA। हमें विदेशों से जो प्राप्त हुआ वो आए और हमने विदेशों को जो दी, उन दोनों आय का डिफरेंस है, वही है NFIA। क्लियर होगा? यहाँ ध्यान रखिएगा, नेशनल बड़ा, डोमेस्टिक छोटा। बड़े छोटे को ध्यान रखना है। आगे देखिएगा, अगला कॉन्सेप्ट है FC और MP, फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। अब यहाँ भी वापस वही चीज़, ग्रॉस नेट में डिफरेंस, डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक नेशनल में डिफरेंस, डोमेस्टिक और नेशनल में डिफरेंस कितना है? NFIA। तो अब देखेंगे कि फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में डिफरेंस कितना है, किसके बराबर होता है? तो ये डिफरेंस होता है NIT के बराबर। NIT को IT और सब्सिडी के रूप में अलग अलग भी लिखा जा सकता है। NIT का मतलब होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, इसके बराबर अंतर होता है। देखिएगा, इसको भी एग्जाम्पल के तौर पे अपन देख सकते हैं। जैसे फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस, नाम से क्लियर है। आप बताइएगा कि बड़ा कौन होता है? माइंड लगाया होगा कि मार्केट प्राइस बड़ी होती है, फैक्टर की कॉस्ट छोटी होती है। जब भी कोई प्रोडक्ट बनता है तो उसकी कॉस्ट हमेशा कम होती है, लेकिन उसी कॉस्ट जिस कॉस्ट पे वो बना है उस पे टैक्सेस जोड़ के, उसके लाभांश को जोड़ने के बाद में उसकी प्राइस ज़्यादा हो जाती है मार्केट में आने के बाद, तो वो उस प्रोडक्ट की मार्केट प्राइस है। प्रोडक्ट की लागत कम लेकिन MP ज़्यादा, क्योंकि इसमें सारे टैक्सेस, सब्सिडीज़ सारे प्लस माइनस करने के बाद में हमें फाइंड होती है। तो टैक्सेस जुड़ गए, इस कारण हमारी मार्केट प्राइस बढ़ गई। अब देखिए, एक एग्जांपल बता दूं मैं आपको। जैसे माना कि हमारे पास हम पेन का उत्पादन करते हैं। पेन की कीमत, लागत कितनी लगी? FC। पेन की लागत कितनी है? 7 रुपये। पेन 7 रुपये में बन के तैयार हुआ। अब माना कि टैक्स लगा उस पर, इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि पेन वस्तु है और वस्तुओं पे टैक्स लगता है, उसको अपन कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, जिसे वर्तमान में कहा जाता है GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो यहाँ पे टैक्स लगा माना कि 4 रुपये। 4 रुपये टैक्स लगते ही इस पेन का मूल्य कितना हो गया? 11 रुपये। सरकार को ऐसा लगने लगा कि इस टैक्स से सामान्य जनता को ये प्रोडक्ट महंगा पड़ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में सरकार ने इस कंपनी को, इस प्रोड्यूसर को सब्सिडी दे दी। कितने रुपए की? 1 रुपये। जनता के लिए सब्सिडी वाला अमाउंट डाल दिया। जैसे अपन गैस लेने जाते हैं, 700 रुपये जमा कराएं, गैस की वास्तव में जो मार्केट प्राइस आ रही है वो 450 रुपये है, तो सरकार सब्सिडी के रूप में अपने को 700 रुपये तो 250 रुपये रिटर्न आए, 450 हैं तो एटसेट्रा जो भी है। तो ऐसी ही कंडीशन में यहाँ सरकार पब्लिक को फ़ायदा देने के लिए सब्सिडी देती है। कितने रुपए की? 1 रुपये की। ध्यान दीजिएगा कि फैक्टर कॉस्ट में हमने किसको जोड़ा? इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ेंगे। जब भी फाइंड करेंगे फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ा जाता है, इससे ही मार्केट प्राइस ज्ञात होगी। लेकिन सब्सिडी को हम माइनस करेंगे। 7 रुपये लागत थी, 4 रुपये टैक्स लगा, पेन हो गया 11 रुपये का।
लेकिन महंगा लगा तो सरकार ने 1 रुपये की सब्सिडी दी, तो अब उस पेन की कीमत कितनी हो गई? 10 रुपये हो गई। तो मार्केट में उसकी प्राइस कितनी है? 10 रुपये है। क्या किया हमने? फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस ज्ञात करनी है, तो हम क्या करेंगे? फैक्टर कॉस्ट में किसको जोड़ेंगे? इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ेंगे। किसको घटाएंगे? सब्सिडी को घटाएंगे। या फिर आप सीधा ध्यान रखिए, ये आगे प्लस का साइन है, प्लस लगा दीजिए और इसकी जगह NIT लिख दो, तो भी इसका मीनिंग यही होता है, प्लस NIT। यदि FC में प्लस NIT करोगे तो MP फाइंड हो जाएगा, मतलब MP बराबर FC प्लस NIT। यदि आपको फैक्टर कॉस्ट ज्ञात करनी है मार्केट प्राइस से, तो क्या करेंगे? माइनस NIT। किस में से? यदि FC ज्ञात करनी है तो FC बराबर MP माइनस NIT। या आप ये कर सकते हैं, आगे माइनस लिखा है तो माइनस लिख दीजिए, IT का IT लिख दीजिए, और पीछे या माइनस है तो पीछे प्लस हो जाएगा, और आगे प्लस है तो पीछे माइनस हो जाएगा, माइनस IT प्लस सब्सिडी। जैसे मार्केट में पेन की कीमत 10 रुपये है, मार्केट में पेन की कीमत 10 रुपये है, हमें फैक्टर कॉस्ट ज्ञात करनी, क्या करेंगे? टैक्स, IT को माइनस करो, टैक्स को माइनस किया, 4 रुपये, सब्सिडी 1 रुपये है, उसको प्लस किया, तो 10 और 1 11, 11 माइनस 4 कितना आ गया उत्तर? 7। तो वापस हमारी फैक्टर कॉस्ट कितनी आ गई? 7 रुपये प्राप्त हो गई। इस तरह हमें ध्यान में आ गया होगा आपके कि मार्केट प्राइस बड़ी होती है और फैक्टर कॉस्ट छोटा होता है। क्लियर यहाँ तक? आगे देखिएगा, पहला कॉन्सेप्ट है हमारा मार्केट प्राइस बेस्ड कॉन्सेप्ट है, GDP एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, GDP एट MP। बाज़ार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद किसे कहें? तो सिंपल डेफिनीशन है जो पहले भी पढ़ी है अपन ने, जब नेशनल इनकम की डेफिनीशन बताई थी स्टार्ट में, उसमें भी अपन ने इस डेफिनीशन को देखा है, पढ़ा है, समझा है। हमने डोमेस्टिक बाउंड्री की बात की थी, किसी कंट्री की जो बाउंड्री है जिसको मैंने इकोनॉमिक बाउंड्री कह दिया। इस बाउंड्री के अंदर चाहे वो इंडियन काम करता है, चाहे वो फॉरेनर्स काम करता है, लेकिन इन दोनों के द्वारा जितनी अर्जित आय होगी वो हमारी डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर हो रही है, तो इस पूरी आय को हम डोमेस्टिक इनकम कहेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन है कि किसे हम GDP कहें? प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्शन की बात हो रही है। तो एक लेखा वर्ष की अवधि के दौरान एक देश की घरेलू सीमा में, घरेलू सीमा का क्या मीनिंग होता है वो पहले वाले वीडियो में मैंने बता दिया है, नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा। घरेलू सीमा में उत्पादित होने वाली समस्त अंतिम वस्तुएं, अब अंतिम वस्तु क्या है ये भी आगे अभी बताया मैंने, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य के योग को अपन क्या कहेंगे? GDP कहेंगे। लेकिन इसके अंदर डेप्रिसिएशन भी इंक्लूडेड होता है। तो एक देश, एक वित्तीय वर्ष, लेखा वर्ष की अवधि में एक देश की घरेलू अर्थव्यवस्था में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य या बाजार मूल्य के योग को हम GDP एट मार्केट प्राइस कहते हैं। डेप्रिसिएशन इसके अंदर इंक्लूड होता है। देखिएगा GDP ज्ञात करने का फॉर्मूला, GDP बराबर NDP प्लस डेप्रिसिएशन। क्यों आया? ध्यान होगा आपको, GDP ये मार्केट प्राइस है, बार बार वैसे नहीं लिखे तो भी चलेगा, बराबर आपको GDP ज्ञात करना है किससे? NDP एट मार्केट प्राइस से। वापस रिकैप लीजिएगा आप, पीछे देखिएगा, ये DP लिखा है, ये भी DP लिखा है, ये MP लिखा है, ये MP लिखा है, सब सेम है। चेंज सिर्फ इतना हुआ है, नेट ग्रॉस। अब देखो बड़ा कौन? ग्रॉस। बड़ा ज्ञात करना है, किससे ज्ञात करना है? छोटे से ज्ञात करना है। छोटे को बड़ा करने के लिए क्या करते हैं? प्लस करते हैं। क्लियर है? छोटे को बड़ा करना है तो क्या करेंगे? प्लस करेंगे। क्या प्लस करेंगे? तो हम देखेंगे यहाँ पे कि ग्रॉस और नेट में अंतर कितना होता है? डेप्रिसिएशन के बराबर। तो ये बन गया हमारा सूत्र कि GDP एट MP बराबर NDP एट MP प्लस डेप्रिसिएशन। अगला सूत्र देखिएगा आप, नेक्स्ट देखिएगा, यदि हमको NDP एट मार्केट प्राइस ज्ञात करना है,
और वो ज्ञात करना है जीडीपी एट मार्केट प्राइस से करना है। 1 सेकेंड, जीडीपी एट मार्केट प्राइस से करना है, सॉरी ये थोड़ी मिस्टेक हो रही है, एट मार्केट प्राइस से करना है। तो क्या करें, अब ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, यदि हमें जीडीपी एट मार्केट प्राइस से एनडीपी एट मार्केट प्राइस ज्ञात करना है। ये डीपी डोमेस्टिक है, ये भी डोमेस्टिक है, ये मार्केट प्राइस है, ये मार्केट प्राइस है, तो पीछे वाले दोनों सूत्र नहीं लगेंगे। डोमेस्टिक नेशनल वाला सूत्र नहीं लगेगा, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस का सूत्र भी नहीं लगेगा, क्योंकि दोनों तरफ सेम वैल्यू है। यहाँ भी डोमेस्टिक, यहाँ भी डोमेस्टिक, यहाँ मार्केट प्राइस, यहाँ मार्केट प्राइस। तो अब बचा क्या, बचा नेट और ग्रॉस। बड़ा कौन, ग्रॉस, छोटा कौन, नेट। ज्ञात किसको करना है, नेट को। तो एनडीपी को ज्ञात करना है, किससे ज्ञात करना है, जीडीपी से। दोनों मार्केट प्राइस हैं, तो बड़ा है, बड़े से छोटा ज्ञात करना है, तो पहले तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। डिफरेंस सिर्फ ग्रॉस नेट का है, तो ग्रॉस नेट में अंतर कितना होता है, डेप्रीशिएशन के बराबर होता है। ये हो गया डेप्रीशिएशन के बराबर अंतर। तो हमें ज्ञात हो गया, यदि एनडीपी ज्ञात करना है, एनडीपी एट मार्केट प्राइस बराबर जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रीशिएशन। क्लियर है यहाँ तक? आगे देखिएगा, अगला सूत्र, माना कि हमें जीएनपी ज्ञात करना है, जीएनपी एट मार्केट प्राइस ज्ञात करना है, तो क्या करें, और वो भी हमको ज्ञात करना है जीडीपी से, जीडीपी एट मार्केट प्राइस से। तो क्या करें, देखिए ये जी है, ये जी है, दोनों ग्रॉस हैं, इसलिए पहला सूत्र नहीं लगेगा ग्रॉस नेट वाला। ये मार्केट प्राइस, ये मार्केट प्राइस, मतलब तीसरा सूत्र भी नहीं लगेगा। बचा क्या, ये एन और ये डी, एन और डी मतलब नेशनल और डोमेस्टिक। हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है, 1 सेकेंड, हमें ज्ञात करना है जीएनपी एट मार्केट प्राइस। तो क्या करें, किससे ज्ञात करना है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस से। डिफरेंस सिर्फ इतना ही है, ये नेशनल है और ये डोमेस्टिक है। क्या करेंगे, नेशनल बड़ा या डोमेस्टिक, तो हम कहेंगे नेशनल बड़ा। ये छोटा है, छोटे को हम डी को हमको एन करना है, मतलब डोमेस्टिक को नेशनल बनाना है, मतलब छोटे को बड़ा करना है, तो प्लस करेंगे। प्लस किसको करें और माइनस किसको करें, तो मैंने बताया था कि नेशनल और डोमेस्टिक में अंतर होता है NFIA के बराबर। तो ये सूत्र लिख देंगे अपन NFIA। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी जीएनपी एट मार्केट प्राइस बराबर क्या हो जाएगा, जीडीपी एट मार्केट प्राइस प्लस NFIA। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलिए, नेक्स्ट देखिएगा, अब हम ज्ञात करेंगे NNP एट मार्केट प्राइस। वो भी हम किससे ज्ञात करते हैं, GNP से, GNP एट मार्केट प्राइस से। देखिएगा ये नेशनल, ये भी नेशनल, ये मार्केट प्राइस, ये भी मार्केट प्राइस, सिर्फ ये नेट और ये ग्रॉस, इतना ही अंतर है। बड़ा कौन, ग्रॉस बड़ा, छोटा कौन, नेट छोटा। बड़े से छोटा ज्ञात करना है, बड़े से छोटा ज्ञात करना, बराबर के आगे वाला है वो फाइंड करना है। तो बड़ा ये है, बड़े से अपने को छोटा ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, बड़े में से कुछ घटाएंगे। किस में से घटाएंगे, जीएनपी एट मार्केट प्राइस में से कुछ घटाएंगे। क्या घटाएंगे, तो पहले वाला फॉर्मूला देखिए, फर्स्ट नंबर 1 कि ग्रॉस नेट में अंतर, ये ग्रॉस और ये नेट, इसमें अंतर कितना होता है, डेप्रीशिएशन का। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, NNP एट मार्केट प्राइस बराबर GNP एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रीशिएशन। क्लियर यहाँ तक? चलिए आगे चलते हैं। अगला सूत्र है फैक्टर कॉस्ट पर बेस्ड। पहला सूत्र लिखते हैं फैक्टर कॉस्ट का, माना कि जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट ज्ञात करना है।
किससे ज्ञात करना है? जीडीपी एट मार्केट प्राइस से। बहुत इंटरेस्टिंग है, देखिएगा। अब यहाँ पे क्या अंतर है? ये भी जीडीपी है, ये भी जीडीपी है, सिर्फ डिफरेंस कितना है? एफसी और एमपी का। सूत्र नंबर 3 निकालिए। उसमें हमने कहा था कि फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में डिफरेंस होता है एनआईटी के बराबर, या आईटी और सब्सिडी को सबट्रैक्ट या एडिशन करके फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए, बड़ा कौन? मार्केट प्राइस बड़ा, फैक्टर कॉस्ट छोटा। ज्ञात किससे करना है? बड़े से। छोटा ज्ञात करना है तो बड़े से छोटा, तो बड़े को छोटा करना तो काटना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। किसको माइनस करें? तो अंतर एफसी और एमपी का है। तो मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट में अंतर कितना होता है? एनआईटी के बराबर। तो हम कहेंगे एन आई टी। तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट बराबर जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस एनआईटी। क्लियर? रिपीट कर लूँ मैं वापस। हमें ज्ञात क्या करना है? माना कि हमें ज्ञात करना है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। किससे ज्ञात करना है? जीडीपी एट मार्केट प्राइस से। किससे ज्ञात करना है? जीडीपी एट मार्केट प्राइस से ज्ञात करना है। तो राइटिंग प्रॉब्लम हो रही है। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस से ज्ञात करना है। तो मार्केट प्राइस बड़ी होती है, फैक्टर कॉस्ट छोटी होती है। ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे? इसमें से कुछ घटाएंगे। क्यों घटाएंगे? क्योंकि ये बड़ा है। क्या घटाएंगे? तो एनआईटी घटाएंगे। या फिर आपसे कहा जाए कि ऐसा ना करके सर आईटी और सब्सिडी से बताइए, तो उसके अकॉर्डिंग अपन देखें। यदि हमको ज्ञात करना है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, किससे ज्ञात करना है? जीडीपी एट मार्केट प्राइस से। तो हम क्या करेंगे? एमपी बड़ा, एफसी छोटा। बड़ा है तो बड़े में से घटाएंगे। किसको घटाएंगे? आईटी को घटाएंगे। जब आगे माइनस आया तो पीछे प्लस आएगा। किसको जोड़ेंगे? सब्सिडी को जोड़ेंगे। ये सूत्र भी इसी का है। दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट बराबर जीएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस आईटी प्लस सब्सिडी। आगे देखिएगा, ये तो था जीडीपी का कॉन्सेप्ट। अब देखेंगे अपन एनडीपी का कॉन्सेप्ट। वो भी किससे ज्ञात करें अपन? माना कि अपन एनडीपी एट मार्केट प्राइस से ज्ञात कर लेते हैं। ये भी एनडीपी है और ये भी एनडीपी है, मतलब नेट नेट है, दोनों डोमेस्टिक है। तो पहले वाले दोनों सूत्र तो काम आएंगे नहीं। तीसरा सूत्र काम आएगा फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस वाला। तो देखिएगा क्या होगा ऐसी कंडीशन में। मार्केट प्राइस बड़ा है, फैक्टर कॉस्ट छोटा है, तो हम क्या करेंगे कि बड़े में से कुछ घटाएंगे जिससे हमें छोटा प्राप्त हो जाए। तो मार्केट प्राइस में से हम कुछ घटाएंगे। क्या घटाएंगे? एनआईटी घटाएंगे। या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि एनडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस आईटी प्लस सब्सिडी। दोनों ही तरीके सही हैं। इसको ग्रॉस फॉर्म में अपन एनआईटी कह सकते हैं। क्लियर होगा यहाँ तक? तो आगे वाले भी आप कर सकते हैं इजी गोइंग। आगे अपन देखें, जैसे जीएनपी को देखते हैं। जीएनपी एट एफसी किससे ज्ञात करेंगे? जीएनपी एट एमपी से। बात है कि ये जीएनपी, ये फैक्टर कॉस्ट, ये मार्केट प्राइस बड़ा, तो माइनस करेंगे। किसको माइनस करेंगे? तो आपका आंसर होगा एनआईटी को माइनस करेंगे। या आप कह सकते हो किसको माइनस करेंगे? आईटी को माइनस करेंगे और सब्सिडी को प्लस करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट अपने को ज्ञात करना है, माना कि एनएनपी ज्ञात करना है, एनएनपीएफसी, जिसे कहा जाता है नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। इसको ज्ञात करना है और ज्ञात किससे करना है? वही एनएनपी एट मार्केट प्राइस से। क्या करेंगे? ये फैक्टर कॉस्ट, ये मार्केट प्राइस माइनस करेंगे। किसको माइनस करेंगे?
तो NIT को माइनस करेंगे, या आप कह सकते हो कि इसको माइनस करेंगे, IT को माइनस करेंगे और सब्सिडी को प्लस करेंगे। क्लियर यहाँ तक? अब वापस अगले सूत्रों पे आते हैं, अपन बड़े सूत्र बनाते हैं। अभी तक तो क्या किया था हमने कि सिर्फ एक टाइप के फॉर्मूले का यूज़ हो रहा था, एक कॉन्सेप्ट का यूज़ हो रहा था। अब अपन दो टाइप के कॉन्सेप्ट का यूज़ करके बनाते हैं। जैसे माना कि हमें ज्ञात करना है GDP एट मार्केट प्राइस। अब दो सूत्रों का काम करना है एक साथ। किससे ज्ञात करेंगे? माना कि हमें ज्ञात करना है NNP एट मार्केट प्राइस से। ये मार्केट प्राइस, ये मार्केट प्राइस, तीसरा सूत्र कैंसिल हो गया। पहला ग्रॉस और ये नेट, पहला सूत्र काम करेगा। पहले सीधा जाओ आप ग्रॉस नेट को सॉल्व करो। कौन बड़ा? ग्रॉस बड़ा। बड़ा ज्ञात करना है छोटे से ज्ञात करना है, इसका मतलब यहाँ प्लस करना है। नेट छोटा, ग्रॉस बड़ा। नेट छोटा, छोटे को बड़ा करने के लिए, नेट को ग्रॉस करने के लिए क्या जोड़ते हैं अपन? डेप्रिसिएशन को जोड़ते हैं। क्लियर? दूसरा, ये नेशनल, ये डोमेस्टिक, कौन बड़ा? अब ये बड़ा हो गया, ये बड़ा है तो माइनस करेंगे क्योंकि नेशनल बड़ा है। छोटा करना है, डोमेस्टिक करना है, तो किसको माइनस करेंगे अपन? NFIA को माइनस करेंगे। ये हमारा सूत्र बन गया। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं आप। अगला देखिए, अगला सूत्र बनाते हैं अपन दो फॉर्मूले वाला, दो कॉन्सेप्ट जिसमें यूज़ हो सकें। जैसे NNP एट FC, और वो ज्ञात करना है आपको GDP एट FC। क्या करेंगे? ये FC सेम है। तीसरा सूत्र तो काम नहीं आएगा। पहला देखिए, ये नेट, ये ग्रॉस बड़ा, छोटा करो इसको। छोटा किससे करेंगे? डेप्रिसिएशन से करेंगे। कचरे को माइनस कर देंगे, मूल्यह्रास को घटा देंगे, तो ग्रॉस से नेट ज्ञात हो गया पहला तो फर्स्ट। सेकंड देखिए, ये डोमेस्टिक छोटा है, अब उल्टा हो गया, ये छोटा है, ये बड़ा है। छोटे को बड़ा करना है, इसको बड़ा करना है, प्लस करो। प्लस डोमेस्टिक नेशनल में अंतर कितना? NFIA के बराबर, तो यहाँ आप NFIA लिख दो। ये हो गया आपका सूत्र। आगे देखिएगा, अब तीन सूत्रों का प्रयोग, तीन कॉन्सेप्ट का एक साथ प्रयोग करते हैं। जैसे माना कि आपको ज्ञात करना है GNP एट फैक्टर कॉस्ट। किससे ज्ञात करना है? NDP एट मार्केट प्राइस से। तो क्या करेंगे? सब चेंज, ये ग्रॉस, ये नेट। पहला देखो, फर्स्ट, पूरे सूत्र पे नहीं जाना है, पहला देखना है ग्रॉस नेट। नेट छोटा तो बड़ा करो, ये बड़ा कर दिया, तो इसका मतलब ये तो ग्रॉस के बराबर हो गया। देखो सूत्र जो फॉर्मुलेशन करते हैं अपन, इसका मीनिंग ये है कि ये पार्ट और ये पार्ट दोनों बराबर हो जाए। इसको बराबर करने के लिए क्या कर रहे हैं? इस अपन नेट को अपन ने क्या किया? ग्रॉस बना दिया प्लस करके, ये डेप्रिसिएशन प्लस करके। अब हम इस डोमेस्टिक को क्या करेंगे? बड़ा करेंगे, क्योंकि डोमेस्टिक छोटा है और नेशनल बड़ा है। तो फिर अपन किसी चीज़ को जोड़ेंगे। किसको जोड़ेंगे? NFIA को जोड़ेंगे। ठीक, अब देखिए कि मार्केट प्राइस बड़ी है और फैक्टर कॉस्ट छोटा है, तो अब माइनस करना पड़ेगा। किसको माइनस करें? NIT को माइनस करेंगे। या इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हैं, NIT की जगह -IT प्लस सब्सिडी। इस प्रकार से आप सूत्रों का निर्माण कर सकते हैं। आगे भी ऐसे कैसे आप फॉर्मुलेशन करके देखिए, और कोई दिक्कत आती है तो आप शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट, ऐसे ही अपन अगले वीडियोस में पर्सनल इनकम क्या होती है, प्राइवेट इनकम क्या होती है, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम क्या होती है, और अभी तक जितने अपन ने राष्ट्रीय आय के समुच्चय पढ़े हैं, उन समुच्चय के जितने फॉर्मुलेशन जितने होते हैं उसको अपन और प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।